हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेनेटिक्स के एक टॉपिक जिसमें कि हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के लिए शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों सिकल सेल एनीमिया के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सिकल सेल एनीमिया वो क्या है दोस्तों, इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें कि रेड ब्लड सेल बिकम सिकल शेप। जिसमें क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी शेप है वो कैसी हो जाती है, सिकल शेप की हो जाती है। एंड देन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, जिससे हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाता है। दिस सेल कैन ब्लॉक ब्लड वेसल्स एंड कॉज एनीमिया। ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करता है और एनीमिया कॉज करता है। एंड देन पेन और टिश्यू डैमेज है वो करता है। इसके बाद में हम देखने वाले हैं इसकी डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन क्या है, तो सिकल सेल एनीमिया इज़ अ हेरिडेटरी ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कॉजिंग रेड ब्लड सेल्स टू बिकम सिकल शेप्ड। इसमें क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी शेप है वो कैसी हो जाती है, सिकल शेप्ड। एंड फ्रेगल एंड इजी डिस्ट्रॉय एंड इजीली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है, ये यहाँ पे नॉर्मल ब्लड सेल है एंड ये सिकल शेप की आरबीसी यानी मून शेप की जो आरबीसी की शेप है वो हो गई है। इसके बाद में अब हम देखते हैं ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। तो इसकी ईटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, तो जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है। किसमें हो सकता है म्यूटेशन, तो म्यूटेशन इन द बीटा ग्लोबिन जीन कॉज एबनॉर्मल HbS। हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल है वो हो जाता है किसमें, बीटा ग्लोबिन जीन में म्यूटेशन की वजह से। नेक्स्ट है वो है ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस से ये हो सकता है। डिजीज अकर्स व्हेन द चाइल्ड इनहेरिट्स द सिकल सेल जीन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। एंड देन इसके बाद में हम देखते हैं फैमिली हिस्ट्री ऑफ सिकल सेल डिजीज, इससे ये हो सकता है। एंड जियोग्राफिकल बैकग्राउंड मोर कॉमन इन अ पीपल विद एंसेस्ट्री फ्रॉम सब सहारन अफ्रीका, द मिडिल ईस्ट, इंडिया एंड मेडिटेरेनियन रिलीजन। तो इनमें होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं दोस्तों, और इनमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको दोस्तों एक बच्चे की इमेज दिखाई गई है जिसमें कि इस बच्चे को सिकल सेल एनीमिया हो गया है। तो ये इसके बाद में अब हम देखते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहला है वो है सीवियर पेन एपिसोड्स, बेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस यानी सीवियर पेन है वो होगा। क्रोनिक एनीमिया होगा, फटीग, वीकनेस एंड पेलोर। क्रोनिक एनीमिया होगा जिससे क्या होगा, फटीग होगा, वीकनेस होगा और पेलोर है वो होगा। एंड देन इसके बाद में जॉन्डिस हो सकता है एंड स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट्स, फीवर एंड रिकरेंट इन्फेक्शन एंड डिलेड ग्रोथ एंड प्यूबर्टी। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑर्गन डैमेज ड्यू टू ब्लॉक्ड ब्लड वेसल्स, लेग अल्सर इन सीवियर केसेस में लेग है उसमें अल्सर फॉर्मेशन हो सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन के बारे में। तो डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में हम क्या कर सकते हैं, CBC कर सकते हैं जिसमें क्या देखने को मिलेगा, लो HP एंड इंक्रीज रेटिकुलोसाइट्स। पेरिफेरल स्मेयर कर सकते हैं जिसमें सिकल शेप्ड RBC हमें देखने को मिलेगा। एंड सिकलिंग टेस्ट कर सकते हैं जो डिटेक्ट करता है सिकलिंग ऑफ RBC को। इसके बाद में HV इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये कंफर्म HbS एंड डायग्नोसिस, ये कंफर्म करता है किसको, सिकल सेल एनीमिया को। इसके बाद में DNA टेस्टिंग कर सकते हैं। DNA टेस्टिंग में क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट बीटा ग्लोबिन जीन म्यूटेशन। बीटा ग्लोबिन जीन में जो म्यूटेशन हुआ है उसको हम डिटेक्ट है वो कर सकते हैं। इसके बाद में न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़। जो अर्ली डिटेक्शन डिजीज़ है वो किससे कर सकते हैं, न्यूबॉर्न की स्क्रीनिंग करके। एंड देन इसके बाद में हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट के बारे में। तो इसके मैनेजमेंट में है
हाइड्रेशन, एडिक्वेट फ्लूइड्स, हाइड्रेशन यानी कि एडिक्वेट फ्लूइड हम बोल सकते हैं। पेन मैनेजमेंट में एनाल्जेसिक दे सकते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग क्राइसिस में एनाल्जेसिक है वो दे सकते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी हो जाती है यानी हाइपोक्सी हो जाता है। एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ट्रीट एंड प्रिवेंट इन्फेक्शंस। फॉलिक एसिड दे सकते हैं, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट है वो हम दे सकते हैं। एंड देन हाइड्रोक्सिल्यूरिया दे सकते हैं। तो ये क्या करता है, रिड्यूस पेनफुल क्राइसिस एंड इंक्रीज HbF। इसके बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो कर सकते हैं फॉर सीवियर एनीमिया और कॉम्प्लिकेशंस में। वैक्सीनेशन, प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट पोटेंशियली क्यूरेटिव इन सेलेक्टिव पेशेंट। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है पेशेंट एजुकेशन एंड जेनेटिक काउंसलिंग। पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं और जेनेटिक काउंसलिंग है वो हम कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं नर्सेज रोल को। तो नर्सेज रोल क्या होता है, असेस पेन, वाइटल, हाइड्रेशन एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन। हम क्या कर सकते हैं दोस्तों नर्सिंग के रूप में एज ए नर्स, तो पेन को असेस कर सकते हैं, वाइटल साइन को असेस कर सकते हैं, हाइड्रेशन एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन को है देख सकते हैं। मैनेज पेन एज प्रिस्क्रिप्टिव एंड प्रोवाइडेड कंफर्ट मेजरमेंट एंड मेंटेन हाइड्रेशन विद एडिक्वेट ओरल IV फ्लूइड एज ऑर्डर्ड। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन इफ हाइपोक्सिया इज प्रेजेंट, एडमिनिस्टर प्रिस्क्रिप्टिव मेडिकेशन सच एज एनाल्जेसिक और हाइड्रोक्सी यूरिया। दोस्तों जो प्रिस्क्रिप्टिव मेडिकेशन है कौन से, एनाल्जेसिक और हाइड्रोक्सी यूरिया, तो इनको हम दे सकते हैं। एंड देन इसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में है इसके पेन क्राइसिस हो सकता है, सीवियर एनीमिया हो सकता है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है एंड स्प्लीनोमेगेली हो सकता है या स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन हो सकता है। किडनी है वो डैमेज हो सकती है, रेटिनोपैथी एंड विजन प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सिकल सेल एनीमिया के बारे में कंप्लीट डिटेल से जाना। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।